नए चैप्टर का नाम है मनी मार्केट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है मनी मार्केट। एमबीए के अंदर भी ये चैप्टर पढ़ाया जाता है और लगभग सभी प्रोफेशनल कोर्स के अंदर ये चैप्टर पढ़ाया जाता है मनी मार्केट। तो इस पूरे चैप्टर की वेटेज आप मान के चलो, लिख लो ब्रैकेट में, लगभग 8 से 10 नंबर की है। ठीक है, तो ये अकेला चैप्टर 8 से 10 नंबर तक की आपकी वेटेज रखता है, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया। इस बड़े चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, जिसमें हम जो फर्स्ट पार्ट है उसकी हेडिंग लिखते हैं, मतलब यूनिट 1, द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड। द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड। ठीक है, तो इसको आप हाईलाइट कर लेते हो। तो बेसिकली 3 नंबर या 4 नंबर तक की अकेले की वेटेज का ये पोर्शन हमें पढ़ना है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड। चलो तो देखो जी, क्या है स्टोरी। तो हम मनी की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये मनी टर्म सुन रखा है, मनी। देखो इस चैप्टर का नाम है मनी मार्केट। तो मनी आपने वर्ड सुन रखा है, मनी नहीं सुन रखा? वेरी गुड, ठीक है। तो मनी बताओ क्या होता है मनी? सर मनी मतलब क्या? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मेजर ऑफ वैल्यू, अच्छा। और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। और सर स्टोर ऑफ वैल्यू, ये 4 बातें हमने रटी थी, ठीक है। तो खैर मनी की जो बातें आप बता रहे हो तो ये बिल्कुल आपने सही बताई, लेकिन मान लो किसी को कुछ भी ना पता हो कि मनी क्या है, तो आम भाषा में लेमन टर्म्स में मनी मतलब पैसा, अभी सिंपल अगर रखे है ना मनी। और उसके आगे लगा है मार्केट। मार्केट का मतलब प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट। तो मार्केट का मतलब हो गया बाजार। बाजार कौन सी जगह होती है? जहाँ पे बायर और सेलर मिलते हैं। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, मनी मार्केट। तो एक ऐसा बाजार जहाँ पर मनी के बायर और सेलर मिलेंगे, ठीक है। तो मनी मार्केट का मतलब हो गया एक ऐसा बाजार जहाँ पर मनी के बायर और सेलर मिलेंगे, है ना। तो खैर इसमें जब हम पहले यूनिट की बात करते हैं तो इसमें हमारे को मनी की डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे यूनिट का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड, जिसमें मोटे मोटे हमारे 4 मेन बड़े पॉइंट्स होंगे, जिसमें हम सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो आप इसमें लिखो इंट्रोडक्शन। तो पहले हम कुछ छोटे छोटे इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स लिखते हैं और फिर आपको समझाते रहूँगा साथ साथ। तो सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। तो इसमें लिखो फर्स्ट एरो डाल के, मनी कैन बी एनीथिंग। मनी कैन बी एनीथिंग। एनीथिंग को आप हाईलाइट कर लेना। मनी कैन बी एनीथिंग दैट कैन सर्व एज, सर्व एज के बाद डैश डाल के, नंबर 1 स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू। नंबर 2 यूनिट ऑफ अकाउंट। और नंबर 3 मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी कैन बी एनीथिंग दैट कैन सर्व एज स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट और मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी का मतलब है कि मनी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मनी कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, अब आपका ये इकोनॉमिक्स का पेपर आपको तो पता है एमसीक्यू बेस्ड है, तो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो मतलब एमसीक्यू के फॉर्म में आता है। तो इसीलिए मैं जो भी कीवर्ड्स मार्क कर रहा हूँ वो एक तरह से मतलब क्वेश्चन की तरह आता है, क्या आ सकता है, तो आप भी मार्क करते रहना। तो मनी जो है वो क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है भाई। जैसे अभी ये मान लो ये मेरे हाथ में एक सेल का गुच्छा है, ये भी मनी हो सकता है, कुछ भी मनी हो सकता है। तो मनी कैन बी एनीथिंग बशर्ते वो 3 चीज़ें सर्व करें। पहला लिखा है स्टोर ऑफ वैल्यू। तो स्टोर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है बताओ? हाँ, स्टोर ऑफ वैल्यू का सिंपल मतलब लिख लो कि यू कैन सेव इट फॉर फ्यूचर, जिसको आप फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हो, है ना। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है जिसको आप भविष्य के लिए सेव कर सकते हो। तो अब ये जो सेल का गुच्छा है, हो सकता है इसको मैं भविष्य के लिए सेव ना कर पाऊँ, क्योंकि ये साल 2 साल में गल जाएगा, तो फिर इसलिए इसमें दिक्कत है ना। तो मनी कुछ भी हो सकता है वैसे तो, लेकिन उसके अंदर स्टोर ऑफ वैल्यू होना चाहिए। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है जिसको आप भविष्य के लिए सेव कर सकते हो। दूसरा यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे आपकी हाइट को मेजर करने का यूनिट होता है मान लो इंचेस या सेंटीमीटर्स, डिस्टेंस को मेजर करने का यूनिट होता है किलोमीटर्स, होता है ना। आपके वजन को मेजर करने का यूनिट होता है किलोग्राम्स। तो इसी तरह मनी जो है उसमें भी कोई मेजरमेंट यूनिट होना चाहिए। तो मनी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कुछ भी ऐसा होना चाहिए जो कोई भी कॉमन यूनिट प्रोवाइड कर सके। तो इसमें आप डैश डाल के लिख सकते हो कि यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब है कि जो कॉमन बेस प्रोवाइड कर सके फॉर प्राइसेस। जैसे आज आप मनी जो देखते हो वो रुपए के टर्म्स में होता है ना, तो रुपए कॉमन बेस प्रोवाइड करता है प्राइसेस का, कि हर चीज़ हम आज मनी के टर्म्स में बता सकते हैं। पेन 10 रुपए का, शूज़ 100 रुपए के, शर्ट 200 रुपए की। तो मनी जो है वो आपको एक यूनिट दे देता है मेजर करने का, तो इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट। तो समझ आ रहा है यूनिट ऑफ अकाउंट। और तीसरी चीज़ होनी चाहिए मनी में मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि एक्सचेंज करने का माध्यम होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या लिख लो, इसका मतलब है कि विच कैन बी यूज्ड टू बाय एंड सेल गुड्स और सर्विसेज, जिसको आप यूज कर सकते हो सामान खरीदने या बेचने में। तो मनी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कुछ भी ऐसा होना चाहिए जिसमें 3 बातें हो। आप उसको स्टोर कर सकते हो, यानी कि भविष्य के लिए सेव कर सकते हो, उसमें यूनिट ऑफ अकाउंट हो, यानी कि वो एक कॉमन बेस प्रोवाइड करे, और वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो, यानी कि जिसको आप खरीदने बेचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो समझ गए मनी का मतलब पहले। उसके बाद सेकंड एरो,
एक और बात, मनी इज समथिंग दैट होल्ड्स इट्स वैल्यू over time. Money is something that holds its value over time, comma, can be easily translated into prices, comma, and is widely accepted, full stop. Many different things have been used as money over the years. Many different things have been used as money over the years. तो इसमें आप थिंग्स को अंडरलाइन कर लेना। बाकी इसमें लिखा है, जो ऊपर बात समझाई थी वही बात घुमा कर लिखी है दूसरी भाषा में, कि मनी का मतलब है कि कुछ भी ऐसा जो वैल्यू होल्ड करे ओवर टाइम। अब आपके पास 100 रुपए का नोट है तो वो 10 साल बाद भी वैल्यू होल्ड करेगा, उसकी 10 साल बाद भी वैल्यू होगी। तो मनी जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो होल्ड करता है अपनी वैल्यू ओवर टाइम, 20 साल बाद भी 100 साल बाद भी वैल्यू रहेगी। कैन बी इजीली ट्रांसलेटेड इनटू प्राइसेस, जो आसानी से प्राइसेस में तब्दील हो सकता है। तो आज किसी भी चीज का दाम आप देखते हो वो मनी की टर्म्स में आपको आसानी से पता लग जाता है, भाई ये बॉटल कितने की, 100 रुपए की, ये पेन कितने का, 20 रुपए का। तो हर चीज आसानी से प्राइसेस में ट्रांसलेट हो जाती है। एंड इज वाइडली एक्सेप्टेड, मतलब कि इसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। अगर मान लो मैं ये सेल का गुच्छा ले जाता हूँ, मैं कहता हूँ ये मनी है, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे। लेकिन यही 2000 का नोट दूंगा तो आप एक्सेप्ट कर लोगे। इसका मतलब मनी को वाइडली एक्सेप्टेड भी होना पड़ेगा। अब पिछले कई वर्षों में बहुत सी चीजें मनी की तरह इस्तेमाल हुई हैं। तो किसी को पता है कि पहले पुराने जमाने में मनी की तरह क्या चलता था? गोल्ड कॉइन्स चलते थे और सिल्वर कॉइन्स चलते थे और मेटल्स चलते थे, ठीक है। और चलो तो 2-4 बातें लिख लेते हैं। तो आप थिंग्स को जो अंडरलाइन करा उसके नीचे लिख लो, क्योंकि आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है। काउरी शेल्स, सर क्या कह रहे हो? COWRYSHELLS, तो काउरी शेल्स। तो काउरी शेल्स क्या है बताओ? तो समुद्र किनारे गए हो आप कभी? तो वहाँ समुद्र में आपको क्या मिलता है? शेल्स, समझ गए? तो ये वही होते हैं शेल्स। तो पहले पुराने ज़माने में वो शेल्स भी मनी की तरह चलते थे। भाई कितने शेल्स लाए हो, ठीक है। तो पुराने ज़माने में जो शेल्स होते थे वो भी मनी के तौर पे इस्तेमाल होते थे। समझ गए शेल्स क्या होते हैं? सब बच्चे समझ गए? बाकी नहीं समझे तो गूगल पे सर्च कर लेना, फोटो आ जाएगी। समुद्र में मिलते हैं शेल्स। अच्छा जी, उसके बाद बार्ले, सर बार्ले BARLEY। तो बार्ले क्या है? ग्रेन होता है, जैसे व्हीट होता है ना, तो वैसे ही बार्ले भी होता है। तो लिख सकते हो कि मतलब ये एक सीरियल ग्रेन है या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कह सकते हो। तो सोचो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी मनी की तरह चलते थे पहले पुराने ज़माने में। इसी तरह पेपर कॉर्न्स, ये भी फसल होती हैं। पेपर आपने देखा होगा ना, ब्लैक पेपर घर में खाने में भी इस्तेमाल होता है ना। ब्लैक पेपर क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? काली मिर्च। अच्छा हाँ, काली मिर्च। तो काली मिर्च के जो पत्ते हैं या काली मिर्च की जो फसल है वो भी मनी की तरह यूज होती है। कितना अजीब सा लग रहा है ना सुनने में। और ये तो आपने बताया था गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, एटसेट्रा। तो मतलब इस तरह से बहुत सारी चीज़ें अलग अलग दौर में मनी की तरह इस्तेमाल होते थे बेसिकली। तो मनी कुछ भी हो सकता है, मनी जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो समझ आ गई खेल? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एरो में लिखना है फिएट मनी। तो फिएट मनी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, फिएट मनी। चलो तो इसमें आप मेरे साथ ऐसी एक ड्राइंग बना लो। तो आपने ये तो अभी पढ़ा कि पुराने ज़माने में मनी की तरह लोग क्या यूज़ करते थे? प्रीशियस मेटल्स और खासकर गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। तो आप ऐसी बना लो एक छोटी सी ड्राइंग कि कुछ लोग हैं जो मनी की तरह गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो मनी की तरह गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को यूज़ कर रहे हैं। अब लेकिन इसमें इनको क्या तकलीफ आई? लिखो जी, इनको ये तकलीफ आई कि ये बहुत भारी हैं। तो पता चला आप घर से मम्मी से पैसे लेके निकले, मम्मी मैं धनिया लेने जा रहा हूँ, लेकिन आपसे सिक्का जो है गोल्ड का सिक्का उठाया ही नहीं जा रहा, इतना भारी है। क्या बात करें सर, इतना भारी होता है? तो मतलब जो भी है भारी थे। तो लोगों को क्या तकलीफ आई कि गोल्ड और सिल्वर की जो करेंसी है वो क्या थी? बहुत भारी थी, या मेटालिक कॉइन्स जो होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं। तो फिर लोगों ने सोचा भाई क्या करें हम? तो देखो अब फिर क्या करा इन्होंने, फिर एक कॉन्सेप्ट आया। अब इस कॉन्सेप्ट में ये हुआ कि लोगों ने अपने सोने और चांदी के सिक्कों को डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। कहाँ डिपॉजिट करना शुरू कर दिया बताओ? बैंक्स में या फाइनेंशियल इंटरमीडिएट समझ लो। हाँ, तो लोगों ने अपने सोने के और चांदी के सिक्के कहाँ जमा करना शुरू कर दिए? बैंक्स में। कि भाई इतने भारी कौन लेके घूमेगा? तो इन्होंने अपने सिक्के बैंक्स में जमा कर दिए और बैंक्स इनको बदले में एक पर्ची पर लिख के दे देता था कि भाई मान लो आपने मुझे सोने के खूब सारे सिक्के दिए, तो मैं आप पर्ची पे आपको लिख के दे दूंगा कि भाई ये सिक्के इज इक्वल टू, मान लो ऐसे बोल रहा हूँ, 2000 रुपये। तो बैंक्स जो होता था वो इनको एक नोट दे देता था, हल्का सा, बिल्कुल पेपर से बना हुआ हल्का सा कागज़ का टुकड़ा,
जिसको कहते हैं नोट। तो बैंक इनको नोट दे देता था, और इसको वैसे कहते हैं क्लेम्ड ओनरशिप। ठीक है, तो ये ड्राइंग बना लो आप, क्लेम्ड ओनरशिप। जैसे जब मैं छोटा था तो घर में मम्मी कहती थी जाओ मदर डेयरी से दूध ले जाओ, ले आओ। ठीक है, तो मदर डेयरी पे जाते थे, उसको दूध बोलते थे दे दो भैया। अब जब उसके पास खुले नहीं होते थे तो वो अपनी एक पर्ची निकाल के 5 लिख के दे देता, कहता कल ले आना है। मतलब उसने अपनी करेंसी बना रखी थी, छोटी सी पर्ची में 5 लिख के दे देता था, कह रहा कि बस ये आपको पता है ना 5 लिख दिया पर्ची में, तो मेरे से कल ले जाना, आज नहीं। तो उसने अपनी करेंसी चला रखी है और हम एक्सेप्ट कर लेते थे, हम कहते ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं, बात समझे। तो ऐसे ही एक मॉडल शुरू हो गया कि लोग सोचते थे कि यार मैं इतने भारी गोल्ड और सिल्वर के सिक्के लेकर कहाँ घूमता रहूंगा इधर उधर, तो इससे बढ़िया मैं बैंक में इनको दे देता हूँ, बैंक ने कागज पे लिख के दे दिया मुझे, तो बस नोट शुरू हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम, मतलब पहले यहाँ पे बन गई ड्राइंग, यहाँ तक समझ आ गया, तो इसके आगे लिखो eventually the paper claim on the precious metals was de-linked from the metal, full stop. When that link was broken, comma, fiat money was born। fiat money was born को हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, अभी फिर समझाता हूँ पूरी कहानी। fiat money was born, फुल स्टॉप। फिर इसी के नीचे fiat money is materially worthless but has value simply because a nation collectively agrees to ascribe ascribe a value to it ब्रैकेट में लिख लेना। in short, comma, money works because people believe that it will। तो बेसिकली फिएट मनी के जन्म की कहानी है ये। क्या है कहानी, बताता हूँ आपको कि आखिर ये फिएट मनी कैसे बन गया। तो वहां तक स्टोरी समझ आ गई थी कि पहले लोग क्या करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो वो पहले करेंसी नोट्स, या मतलब जो पहले गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स के बदले में ये नोट्स इशू होते थे, लेकिन आपको पता है कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो बहुत ही स्केर्स रिसोर्स है। स्केर्स का मतलब बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो फिर लोगों को लगा कि भाई इतने सिक्के तो है ही नहीं हमारे पास, क्या करें। फिर ये सिक्कों और नोट की लिंकिंग को खत्म कर दिया। तो ये लिखा है देखो, इवेंचुअली द पेपर क्लेम ऑन द प्रीशियस मेटल्स वाज डी-लिंक्ड। मतलब कि पेपर क्लेम का और सिक्कों का जो लिंक था वो खत्म कर दिया, कह रहा है ये सब कुछ नहीं, ये ड्रामा कुछ नहीं। एंड व्हेन दैट लिंक वाज ब्रोकन, और जब ये ड्रामा खत्म हुआ तब फिएट मनी का जन्म हुआ। तो फिएट मनी बेसिकली क्या होता है, फिएट मनी खुद में वर्थलेस है। अब वो जो मैं बता रहा था ना एग्जांपल, मतलब वो जो कागज का टुकड़ा है, मान लो ये रहा, ऐसी मान लो कागज का टुकड़ा है, अब इसकी कोई वर्थ है क्या, वैसे कुछ भी नहीं है। लेकिन मान लो इसमें मैंने 2000 लिख दिया और आप सब इसको विश्वास कर लो, हाँ ये तो है 2000 सर ने लिख के दिया। तो हमारे इस कमरे की अगर इकोनॉमी की बात करो तो चलेगा। मान लो इसको आप इकोनॉमी समझ लो, अपना इकोनॉमिक सिस्टम, ये छोटा कमरा मान लो, और यहाँ पर मैंने इस पर्चे पर 2000 लिख के बोल दिया भैया ये आपसे ये करेंसी है, जिसके पास ये है उसके बाद 2000 है, तो आप सब विश्वास कर लोगे, है ना। तो ये फिएट मनी बन गया। तो एक्चुअल में फिएट मनी जो होता है वो मेटीरियली वर्थलेस है, वैसे कागज कुछ नहीं है, बेकार है, लेकिन इसकी वैल्यू सिर्फ इस बात के लिए है क्योंकि देखो लिखा है बिकॉज नेशन कलेक्टिवली एग्रीज टू एस्क्राइब अ वैल्यू टू इट। एस्क्राइब का मतलब होता है अटैच, क्योंकि पूरा देश मान रहा है। अब जैसे जो मैंने भी नाटक करा पर्चे का, यही तो आरबीआई करता है। आरबीआई ने बताओ आपको कौन से 2000 दे रखे हैं, एक पिंक रंग के कागज पे तो लिख के दे रखा है, और आप खुश हो जाते हो हाँ भाई ये तो बात है। तो मनी जो है फिएट मनी वो वैसे वर्थलेस है, वो कुछ नहीं है, तो कागज का बेकार टुकड़ा है, लेकिन पूरा नेशन उसको कलेक्टिवली मानता है और एक वैल्यू अटैच करके रखता है कि भाई हाँ ठीक है ये 2000 है, तो बस इसको फिएट मनी बोलते हैं। तो समझ आ गया फिएट मनी क्या होता है। तो यहाँ तक बिल्कुल ओके होगी स्टोरी। अच्छा तो ये भी हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट एरो में एक डेफिनेशन है जो आपको रटनी है, तो इस पर आर का सिंबल बना देते हैं। क्यों सर रटनी क्यों है, रटनी इसलिए क्योंकि वो आरबीआई ने दे रखी है। तो हम लिख लेते हैं एक डेफिनेशन, मनी कैन बी डिफाइंड फॉर पॉलिसी पर्पसेस एज द सेट ऑफ लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स। मनी कैन बी डिफाइंड फॉर पॉलिसी पर्पसेस एज द set of liquid financial assets, comma, the variation in stock of which could impact on aggregate economic activity, full stop, as a statistical concept, comma,
money could include certain liquid liabilities of a particular set of financial intermediaries or other issuers बाकी लिख लो डैश डाल के कि भैया ये कहाँ दे रखा है, आरबीआई मैनुअल ऑन फाइनेंशियल एंड बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स 2007, उसकी परिभाषा के हिसाब से ये मनी की डेफिनेशन आरबीआई ने बताई है अपने मैनुअल में 2007 में। तो सर क्या बताइए है क्या? तो बेसिकली है कुछ नहीं, लैंग्वेज टिपिकल है, लेकिन मैं मुद्दे के बाद आपको बता रहा हूँ कि क्या है डेफिनेशन आरबीआई ने क्या बताई है। तो आरबीआई ने बस ये बताई है कि भाई मनी जो है वो पॉलिसी पर्पसेस के लिए आप मान लो कि कुछ लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स हैं। तो मनी का मतलब क्या हो गया? लिक्विड फाइनेंशियल एसेट। लिक्विड का मतलब हो गया मतलब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मैंने आपको दे दिया, आपने किसी और को दे दिया, किसी और ने किसी और को दे दिया, है ना। तो लिक्विड फाइनेंशियल एसेट है और कह रहे हैं जिनके वेरिएशन की वजह से अगर मनी कम ज्यादा हो जाएगा, अगर है ना, कुड इम्पैक्ट ऑन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर किसी भी देश में मनी ज्यादा हो गया तो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, और किसी भी देश में मनी कम हो गया तो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी खराब हो जाएगी। तो मनी के स्टॉक में अगर वेरिएशन होगा तो उससे इकोनॉमिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ेगा, ये मतलब। तो समझ आ गया क्या कह रहा है आरबीआई? बाकी आगे भी यही लिखा है कि भाई स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट मनी का ये कहता है कि इसमें कुछ लिक्विड लायबिलिटियां हैं जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज या अदर इशूअर्स इशू करते हैं। मतलब कि लिक्विड लायबिलिटीज का मतलब कि जैसे बैंक हो गए, है ना, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट मतलब जैसे बैंक हो गए या आरबीआई हो गया, तो वो लोग ये इशू करते हैं, तो उनके लिए ये बोल दिया लिक्विड लायबिलिटीज। तो मनी मतलब कि कुछ लिक्विड लायबिलिटीज हो गई जो आरबीआई या बैंक्स इशू करते हैं, ये मतलब है एज अ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली आरबीआई की डेफिनेशन दे रखी है, तो थोड़ा लैंग्वेज टिपिकल है तो इसलिए रटनी पड़ेगी, लेकिन कहना वो यही चाहते हैं कि मनी मतलब कुछ लिक्विड एसेट जिनसे इकोनॉमिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती है, तो दैट इज मनी। तो समझ आ गया यहाँ तक पहले? ओके ठीक। फिर इसके नीचे नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ मनी, कि सर मनी करता क्या है आखिर? फंक्शंस ऑफ मनी या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, है ना, कि भाई सर मनी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। ये भी लिख लो चलो ब्रैकेट में, फंक्शंस ऑफ मनी, या इसको हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, कि मनी के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो बताओ मनी में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? ठीक है, वो भी आएगा बिल्कुल। तो पहला लिख लेते हैं जनरली एक्सेप्टेबल। तो पहली बात तो ये कि भाई ये जनरली एक्सेप्टेबल हो, मतलब सब जने इसको माने। अगर सब नहीं मान रहे तो फिर वो मनी नहीं है ना। तो जनरली एक्सेप्टेबल, तो वो पर्ची लेके आप चले गए 5, जिसमें लिखा है 5 मान लो, ठीक है, तो ये बाजार में सब तो नहीं मानेंगे, तो ये मनी नहीं है। तो मनी जो होगा वो जनरली एक्सेप्टेबल, सब मानने चाहिए। नंबर 2 ड्यूरेबल, दैट इज लॉन्ग लास्टिंग। अब मनी जो है वो ड्यूरेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खराब हो गया। जैसे मान लो मैंने सेल का कुछ गाया था मैंने, अब ये मनी क्यों नहीं हो सकता, या इसमें दिक्कत क्या होगी? ये ड्यूरेबल नहीं है, खराब हो जाएगा 3 महीने में, 5 महीने में खराब हो जाएगा, तो ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो मनी ड्यूरेबल भी होना चाहिए। नंबर 3 एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल, बिना एफर्ट लगाए ही आप दूर से पहचान जाओ। तो अगर कहीं दूर सड़क पे 2000 का नोट गिरा हुआ होगा तो आपको दिख जाएगा, दूर से पहचान में आ जाएगा, है ना, आप भागोगे उसकी तरफ। तो इसका मतलब क्या है? एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल, मतलब किसी को एफर्ट नहीं लगाना पहचानने का, दूर से आसानी से पहचान में आ जाएगा, एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल। 14 डिफिकल्ट टू काउंटरफीट, डिफिकल्ट टू काउंटरफीट, FEIT, डिफिकल्ट टू काउंटरफीट। तो काउंटरफीट का मतलब हाँ, कि मतलब आसानी से रिप्लेसेबल ना हो। ऐसा ना हो कि मनी कोई ऐसी चीज बना दी हमने जो कोई डुप्लीकेट भी आसानी से बना सकता है। तो मनी जो होगी ऐसा होना चाहिए जिसका जाली बनना है, जिसका डुप्लीकेट बनाना मुश्किल हो, तो इसको बोलते हैं डिफिकल्ट टू काउंटरफीट, है ना। तो लिख लो अगर समझने का, लिखना है कि डुप्लीकेट ना बन पाए। तो बच्चा कहता है डुप्लीकेट तो बना देते हैं हमारे गली मोहल्ले में, तो वो अलग की बात है, लेकिन मनी का कैरेक्टरिस्टिक है कि ऐसा होना चाहिए जो आसानी से जिसका काउंटरफीट ना बन पाए। अच्छा, रिलेटिवली स्केर्स, स्केर्स हो तो अच्छी बात है, लेकिन ब्रैकेट में लिख लो बट हैज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, बट हैज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो मनी का एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी माना जाता है कि मनी जो है वो स्केर्स होना चाहिए रिलेटिवली, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल हर जगह मिल जाए। मनी थोड़ा सा रिलेटिवली स्केर्स होना चाहिए, स्केर्स का मतलब कम मात्रा में होना चाहिए, रिलेटिवली, रिलेटिव वर्ड है वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतना कम हो जाए कि सप्लाई नहीं हो रही, लोग राही मांग कर रहे हैं, अरे मनी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट हैज, मतलब ये लिखा है ब्रैकेट में, इट हैज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसका मतलब है, लिख लो, इसका मतलब है कि सप्लाई जीरो नहीं होनी चाहिए, सप्लाई जीरो नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही स्केर्स हो गया, बिल्कुल डायमंड की तरह हो गया कि मिल ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रिलेटिवली स्केर्स हो मतलब थोड़ा सा स्केर्स हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही सप्लाई जीरो ही हो गई कि मिल ही नहीं रहा, तो इसको बोलते हैं रिलेटिवली स्केर्स। उसके बाद नंबर 6 पोर्टेबल,
पोर्टेबल का मतलब आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो मनी ऐसा होना चाहिए जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। नंबर 7, पोजेस यूनिफॉर्मिटी। पोजेस यूनिफॉर्मिटी, तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब सेम होना चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका मनी अलग है, मेरे पास अलग है, किसी और के पास अलग है। तो मनी जो है वो कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और 8th, डिविजिबल इनटू स्मॉलर पार्ट्स। डिविजिबल इनटू स्मॉलर पार्ट्स, वो रटने के लिए है अक्षी जी वैसे तो, क्योंकि टेक्निकल है, लेकिन हाँ ये बता दूँ। तो डिविजिबल इनटू स्मॉलर पार्ट्स, तो इसका क्या मतलब है कि मनी क्या होना चाहिए? मतलब जो डिनोमिनेशन जिसका छोटा भी हो सकता है। तो आपके पास 500 है, 500 का छोटा 100 भी कर सकते हो, 50 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो। तो मनी ऐसा होना चाहिए जो डिविजिबल भी हो। तो समझ गए मनी के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली क्या क्या हैं? तो ये सब मनी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये सब चीज़ें मनी में होनी चाहिए बेसिकली। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद नेक्स्ट एरो है जी, हाउ इज मनी मेजर्ड? क्वेश्चन मार्क। हाउ इज मनी मेजर्ड? अब मनी को मेजर कैसे करेंगे? हाउ इज मनी मेजर्ड? तो लिखते हैं छोटी सी डेफिनेशन। इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, कॉमा, द अमाउंट ऑफ मनी in an economy is generally measured through what is called broad money. broad money को हाईलाइट कर लेना, through what is called broad money, full stop। broad money को जो हाईलाइट करा उसके नीचे छोटा सा एरो डाल के लिखना, which encompasses ENCOMPASSES, which encompasses everything that provides a store of value and liquidity। इसको बादल बना लो, which encompasses everything that provides a store of value and liquidity। ठीक है, तो पहले इतना समझा देता हूँ। तो मनी को मेजर कैसे करेंगे भाई? मान लो ये हमारा पूरा देश है, तो कैसे मेजर करूं मैं मनी को? बताओ, मान लो ये हमारा देश है पूरा, तो मैं अपने देश का अगर मनी मेजर करना है तो मैं कैसे करूं? ये है मुद्दा। तो सर मनी को मेजर करते हैं इकोनॉमी में जनरली एक टर्म बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ब्रॉड मनी। तो अगर मुझे इकोनॉमी का मनी काउंट करना है या मुझे अगर मनी कैलकुलेट करना है कि मेरी इकोनॉमी में कितना मनी है, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं? ब्रॉड मनी। अब ब्रॉड मनी जो होता है वो अपने अंदर दो चीजें समा के रखता है। ब्रॉड मनी का मतलब है वो वाला मनी है जो स्टोर ऑफ वैल्यू भी प्रोवाइड करे और लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करे। तो आप इन दोनों को हाईलाइट कर दो कि बच्चा पूछता है ना सर ब्रॉड मनी क्या? व्हाट इज ब्रॉड मनी सर? हमें क्या पता ब्रॉड मनी? तो ब्रॉड मनी बेसिकली एक डेफिनेशन ये है कि ब्रॉड मनी मतलब है जो स्टोर ऑफ वैल्यू भी प्रोवाइड करे और लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करे। तो पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूं, फिर रब कर दूंगा, तो आप मत लिखना। मान लो आपको आज मूवी देखने जाना है, ठीक है? तो 500 रुपए आप बैंक में एफडी में रखोगे, अपनी जेब में रखोगे? जेब में रखोगे, क्योंकि आपको मूवी शाम को देखने जाना है। और अगर आपको पता है कि आपको आज से 20 साल बाद कुछ घर खरीदना है, तो उस पैसे को जेब में रखोगे कि बैंक में एफडी में रखोगे? बैंक में एफडी में रखोगे। तो ब्रॉड मनी का मतलब है हर वो चीज जो लिक्विडिटी भी दे रही हो। तो 500 रुपए जो एग्जांपल में है वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको? लिक्विडिटी, क्योंकि वो आपको आज ही खर्च कर रहे हैं। और वो मनी भी है जो आपको स्टोर ऑफ वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और स्टोर ऑफ वैल्यू हमारे एग्जांपल में क्या है? जो आपने बैंक में एफडी में पैसे रख रखे हैं, क्योंकि वो आपने भविष्य के लिए रख रखे हैं। स्टोर का मतलब क्या होता है? फ्यूचर के लिए सेव करना। तो ब्रॉड मनी बेसिकली एक ऐसा टर्म है जिसमें आप आज का जो आपका पैसा है लिक्विड वाला भी, और अगर भविष्य के लिए कोई बचा के रख रखा है तो वो वाला भी, दोनों को मिला लेते हैं, तो ब्रॉड मनी बन गया। तो समझ आ गई ब्रॉड मनी की परिभाषा क्या है? जो लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कर रही है और स्टोर ऑफ वैल्यू भी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है ना? तो ये मैं रब कर देता हूँ, तो बच्चा लिख ले 500 रुपए और ये तो ऐसी था। अच्छा, लेकिन हाँ, अब आरबीआई ने ब्रॉड मनी में दे क्या कर रखा है तो वो लिखते हैं इसके नीचे कि ब्रॉड मनी में है क्या क्या। तो इसी के आप नीचे लिख लो कि ब्रॉड मनी कंसिस्ट्स, फिर डैश डाल लेना, बाकी इसके ऐसे बादल बना लो। इनफैक्ट ये आईएमएफ ने दे रखा है, ये जो कैटेगराइजेशन हम लिख रहे हैं ये आईएमएफ ने दे रखी है। सर आईएमएफ ये किस चिड़िया का नाम है सर? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो अगर किसी को नहीं पता तो वो लिख लो, और अगर पता है तो वेरी गुड। तो ये इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। तो आईएमएफ के अनुसार ब्रॉड मनी में क्या क्या है चीज़ें, तो आप लिखो फर्स्ट एरो, नेशनल करेंसीज, नेशनल करेंसीज, इसके ब्रैकेट में लिख लो जनरली इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट,
जनरली इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. सेकेंड एरो, ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स. ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स इसके ब्रैकेट में लिख लो, विच इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट्स, कॉमा चेक्स, कॉमा एटसेट्रा. विच इंक्लूड्स डिमांड डिपॉजिट्स, कॉमा चेक्स एटसेट्रा. तीसरा एरो, अदर डिपॉजिट्स ब्रैकेट में लिख लो, सच एज नॉन ट्रांसफरेबल सेविंग्स डिपॉजिट्स, कॉमा टर्म डिपॉजिट्स, सेविंग्स डिपॉजिट्स, कॉमा टर्म डिपॉजिट्स, कॉमा रीपर्चेज एग्रीमेंट्स एटसेट्रा. रीपर्चेज एग्रीमेंट्स पर स्टार लगा लो छोटा सा. रीपर्चेज एग्रीमेंट्स क्या होते हैं पहले आपसे पूछता हूँ, फिर सारे समझाऊंगा अभी बाद में, लेकिन पहले बीच में रीपर्चेज एग्रीमेंट पर आ गया. तो रीपर्चेज एग्रीमेंट बताओ क्या होता है. हाँ तो देखो, आप टर्म से खुद आइडिया लगाओ, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो. परचेज तो आपको पता ही है. तो रीपर्चेज का मतलब ये होता है कि आपने कोई चीज़ पहले बेच दी और अब आप उसको कह रहे हो सामने वाले व्यक्ति को कि मैं तुमसे 2 साल बाद या 2 महीने बाद ये दोबारा खरीद लूंगा और फिक्स्ड प्राइस पर. तो इसको रीपर्चेज एग्रीमेंट कहते हैं. तो समझिए रीपर्चेज का मतलब क्या है कि आपने कोई भी सिक्योरिटी या मतलब अभी कुछ भी मान लो कोई भी चीज़ पहले बेच दी और फिर उसका एग्रीमेंट कर लिया कि मैं ये बाद में दोबारा खरीदूंगा. तो मान लो ये सेल है, मैंने आपको अभी 10 रुपये में बेच दिया और मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ कि परसों मैं आपसे ये खरीदूंगा 9 रुपये में या 12 रुपये में, वोटेवर, तो हमारी आपस की डीलिंग है. तो इस एग्रीमेंट को क्या बोलूंगा मैं, रीपर्चेज एग्रीमेंट, कि भाई मेरे को दोबारा खरीदना है. तो ये लिख लो एक छोटी सी लाइन ताकि पता रहे कि रीपर्चेज एग्रीमेंट क्या होता है, कि भाई इन विच वन पार्टी सेल्स अ सिक्योरिटी, जिसमें आप अपनी सिक्योरिटी को बेचते हो, एंड एग्रीज टू बाय इट बैक एट फिक्स्ड प्राइस, और उसको बाद में कहते हो मैं खरीद लूंगा फिक्स दाम पे. तो दैट इज नोन एज रीपर्चेज एग्रीमेंट्स. तो शायद आपने सुना हो, अगर 12th में पढ़ा होगा, रेपो रेट याद है आपको. तो उसकी फुल फॉर्म होती है ना रीपर्चेज रेट. तो आरबीआई और कमर्शियल बैंक भी तो मतलब यही डीलिंग कर रहे होते हैं एक तरह से, है ना. तो कमर्शियल बैंक एक तरह से अपनी सिक्योरिटी बेच देता है आरबीआई को और कहता है कि मैं बाद में दोबारा खरीद लूंगा फिक्स प्राइस पर. तो आरबीआई उसको पैसे दे देता है अभी कि ठीक है ले लो, और रेट जो भी होता है उसको रीपर्चेज या रेपो रेट कह देते हैं. अच्छा, तो समझ गए रीपर्चेज एग्रीमेंट का मतलब क्या है, कि पहले आपने किसी को कुछ बेचा और उसी से एग्रीमेंट कर लिया कि मैं बाद में फिक्स प्राइस पर खरीद लूंगा, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स एटसेट्रा. अच्छा, अब इसमें एक सिक्योरिटी वर्ड आ रहा है, इसको भी आप हाईलाइट कर लो और इसका सिक्योरिटी का एक स्टार डाल के लिख लो कि भाई सिक्योरिटीज मतलब क्या. सिक्योरिटीज का मतलब यहाँ पर है, लिख लो अदर देन शेयर्स ब्रैकेट में, लाइक ट्रेडेबल सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, कॉमा कमर्शियल पेपर्स एटसेट्रा. तो सिक्योरिटीज का यहाँ पर मतलब है अदर देन शेयर्स, मतलब शेयर्स नहीं, शेयर बाजार में जो शेयर होते हैं वो नहीं, दूसरी सिक्योरिटीज मतलब ये. जैसे आपने शायद सुना हो, आपने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सुने? नहीं सर नहीं सुने. कमर्शियल पेपर्स बताओ कहाँ सुने? बिजनेस स्टडीज में दूसरी किताब में सुने होंगे, है ना. सुने मतलब बिजनेस स्टडीज आपने बच्चे 12वीं पास हो सब, ठीक है. बिजनेस स्टडीज पढ़ी थी सेकंड किताब, ठीक है. तो उसमें ये टर्म्स हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स. और वैसे ये क्या होते हैं, मतलब आपने किस टॉपिक में पढ़ा होगा, फाइनेंशियल मार्केट में. ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, ऐसा है ना, मनी मार्केट. तो ये जो होते हैं 3 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि भाई हमने एक सर्टिफिकेट आपको दे दिया डिपॉजिट का, वो हो गया, या कमर्शियल पेपर 6 महीने बाद मैच्योर हो जाएगा. तो ये बेसिकली शॉर्ट टर्म वो सिक्योरिटीज होते हैं. चलो अब हम मेन ग्रैंड चीज़ पे वापस चलते हैं कि आखिर IMF क्या कह रहा है, ठीक है. अब इसको ध्यान से समझना कि भाई ब्रॉड मनी का मतलब क्या है ना, ब्रॉड मनी. तो देखो जी, पहला तो आ गया नेशनल करेंसीज. तो ये तो मुझे नहीं लगता कि समझाने की कोई ज़रूरत है. नेशनल करेंसीज का तो मतलब आप समझ गए भाई, जो भी सरकार इशू करती है वो होगी नेशनल करेंसीज. फिर आ गए ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स. ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स का मतलब होता है कि जो आप ट्रांसफर कर देते हो, तो जिसका मेन मतलब है हाईलाइट कर सकते हो सिंपल देसी भाषा में समझने के लिए, चेक्स. तो ये काफ़ी लिक्विड होता है, ये काफ़ी क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं. तो इनको हम डिमांड डिपॉजिट्स भी बोलते थे. तो डिमांड डिपॉजिट्स जो है, किसी को लिखना है अपने समझने के लिए, डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब होता है एक तरह से करंट अकाउंट. लिख लो बस आप, फिर समझा दूंगा क्या है. डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब हो गया एक तरह से करंट अकाउंट, बैंक में करंट अकाउंट वाला खाता. चलो तो अब थोड़ी सी बात करते हैं प्रैक्टिकल. तो बैंक में करंट अकाउंट का क्या मतलब होता है बताओ. जिसके अंदर आप कितनी मर्जी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, जब आपका दिल चाहे तब पैसे डाल सकते हो, जब आपका दिल चाहे तब पैसे निकाल सकते हो. इसीलिए इनको बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट्स, कि मैं जिस दिन डिमांड करूंगा मुझे उस दिन पैसे मिल जाएंगे, है ना. तो इसीलिए इनको मतलब आप ट्रांसफरेबल डिपॉजिट भी बोल सकते हो, या चेक वाला एग्जांपल से भी सोच सकते हो. चेक क्या होता है, मैं किसी को भी चेक दे सकता हूँ, ये थोड़ी ना बैंक मुझे रोक लेगा. तो
ये क्या है, ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स, या मतलब करंट अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ है, लिक्विड पैसा जो रखा हुआ है। अच्छा, तो पहले दोनों क्लियर हो गए, तो करेंसी हो गई और डिमांड डिपॉजिट्स हो गए या ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स हो गए। फिर चलते हैं थोड़े से बड़े डिपॉजिट्स की तरफ जो ट्रांसफरेबल नहीं है, जैसे सेविंग्स डिपॉजिट। अब सेविंग्स डिपॉजिट जो होते हैं बैंकों के अंदर, उसमें लिमिट होती है कि भाई आप महीने में 2 बार या 10 बार ही पैसे निकालोगे या डाल सकते हो, है ना, लिमिट होती है। या टर्म डिपॉजिट्स में तो और लंबी लिमिट्स होती है, जिसको आप क्या बोलते हो, एफडी, है ना। तो ये क्या होते हैं, एफडी, कि भाई ये तो आपने पैसा डाल दिया अभी और 5 साल बाद या 10 साल बाद या 3 साल बाद ही आप पैसा निकाल पाओगे। तो ये जो अदर डिपॉजिट्स हैं ये बेसिकली हो गए थोड़े से नॉन लिक्विड, मतलब ये इजीली लिक्विड नहीं है, ये क्या है, नॉन लिक्विड, जो आपको स्टोर ऑफ वैल्यू दे रहे हैं। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ब्रॉड मनी में दोनों चीजें कवर होती है। बताओ दोनों चीजें क्या कवर होती है, लिक्विडिटी भी और स्टोर ऑफ वैल्यू भी। तो लिक्विडिटी कौन कवर कर रहे हैं, मोटा मोटा करेंसीज और ट्रांसफरेबल डिपॉजिट, ये लिक्विडिटी को कवर कर रहे हैं, आप ऐसे सोचो। और अदर डिपॉजिट्स किसको कवर कर रहा है, स्टोर ऑफ वैल्यू, कि आपने एफडी करवा ली, आपने रीपर्चेज एग्रीमेंट कर लिया, ये सब नॉन ट्रांसफरेबल है, मतलब ये आप किसी और को दे नहीं सकते, ये आपकी एफडी है, आप ही को मिलेगी, आपके पास एग्रीमेंट है, आप ही खरीदोगे, है ना, तो ये नॉन ट्रांसफरेबल होगा। तो समझ आ गया बस। तो अगर आपको याद हो थोड़ा थोड़ा, मैं लिख के रब कर दूंगा तो लिखना मत। 12th में आप इसको फॉर्मूला ऐसा कुछ करते थे, C + DD + OD, है ना, रट्टे मारे होंगे आपने 12th में। तो बस ये वही रट्टे वाला है, थोड़े अब तमीज तहजीब के साथ है, ठीक है। तो नेशनल करेंसी मतलब C, डिमांड डिपॉजिट मतलब ट्रांसफरेबल डिपॉजिट, और अदर डिपॉजिट मतलब नॉन ट्रांसफरेबल डिपॉजिट। तो C + DD + OD 12th में पढ़ते थे, उसी को IMF ने थोड़ा तमीज से दे रखा है। तो ये बेसिकली ब्रॉड मनी हो गया आपका, ठीक है। चलो जी, तो ये पूरा पहला चिट्ठा जो है ये आपका कौन सा पॉइंट हुआ है, सर हम कौन से समुद्र में कहाँ गोते लगा रहे हैं, इंट्रोडक्शन। तो आपने ये इंट्रोडक्शन अभी बेसिकली पढ़ा है, तो दिस इज पॉइंट नंबर 1। तो समझिए पॉइंट नंबर 1 इंट्रोडक्शन। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो पहले मनी क्लियर हो गया, मनी क्या है सब बच्चों को, ठीक है। उसके बाद पुराने ज़माने में ये सब चलता था। फिर फिएट मनी की कहानी याद आ गई कि पहले सोना बैंक में जमा करते थे, बैंक एक पर्ची देता था, फिर वो डीलिंक कर दिया मामला और फिएट मनी का जन्म हो गया। फिर अब खाली पर्ची मिलती है जिसको सब मानते हैं। बाकी आरबीआई की डेफिनेशन है, वो तो खैर रटने का पॉइंट है कि वो लिक्विड फाइनेंशियल एसेट हो गए जिनसे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटियों पर प्रभाव पड़ सकता है, या फिर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स के पास कुछ लिक्विड लायबिलिटीज हो गई। फिर मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स ये सारे क्लियर हो गए, जनरली एक्सेप्टेबल, लॉन्ग लास्टिंग, रिकॉग्नाइजेबल, पोर्टेबल, यूनिफॉर्म, डिविजिबल। और मनी को मेजर कैसे करेंगे वो याद रखना है, ब्रॉड मनी, है ना। मनी को कैसे मेजर करेंगे, ब्रॉड मनी, C + DD + OD, लेकिन मतलब थोड़ा सा रिवाइज तरीके से। अच्छा, बाकी आपने नैरो मनी सुना ना, नैरो मनी, नैरो मनी मतलब वर्ड सुन रखा है या नहीं सुन रखा, सुन रखा है। तो क्या होता है नैरो मनी, चलो, तो नैरो का मतलब होता है छोटा। तो अगर मैं अपना नजरिया छोटा कर दूं, है ना, अगर मैं अपना नजरिया छोटा कर दूं, मतलब क्या कर दूं छोटा, कि मैं सिर्फ करेंसीज और ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स अगर लूं खाली, बस नॉन ट्रांसफरेबल को अगर हटा दूं, तो खाली इन दोनों को क्या बोल देंगे, नैरो मनी। तो ये आप बात बनाकर लिख लो कि खाली इन दोनों को बोल देंगे नैरो मनी। तो नैरो मतलब छोटा, ब्रॉड मतलब बड़ा। तो छोटा दायरा, बड़ा दायरा, नैरो मनी, ब्रॉड मनी, ठीक है, याद है ना। हाँ, तो अब आप मेन हेडिंग नंबर 2 पर आ जाओ। मेन हेडिंग नंबर 2, तो ये आप चाहे नए पेज पे डाल सकते हो। तो इंट्रोडक्शन तो खत्म हो गया, मेन हेडिंग नंबर 2 डाल दो। तो नंबर 2 का नाम आप लिखो जी, बड़ा बड़ा जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम लिखना है आपको, डिमांड फॉर मनी। मतलब इस यूनिट का जो मेन काम है वो तो यही है ना एक्चुअल में हमारा, डिमांड फॉर मनी। चलो, तो ये बताओ क्या लोगों को डिमांड है मनी की, क्या आप डिमांड करते हो, बताओ दक्ष, मनी की डिमांड रहती है या नहीं रहती है। चलो ठीक है, तो लिखते हैं इसमें छोटी छोटी बातें। तो फर्स्ट एरो डाल के लिखते हैं, इफ people desire to hold money, if people desire to hold money, comma, we say there is demand for money, we say there is demand for money। इसमें आप होल्ड को हाईलाइट कर लेना, बहुत ही सिंपल मतलब है पहली लाइन का। तो अगर लोगों की इच्छा है, डिजायर मतलब की इच्छा, अगर लोगों की इच्छा है मनी होल्ड करने की, तो बस इसी बात को कह देंगे डिमांड फॉर मनी। तो आपकी इच्छा है मनी होल्ड करने की, या वो कह रहे बहुत है, तो मनी होल्ड करने की इच्छा आपकी बहुत है, तो इसका मतलब आपकी डिमांड फॉर मनी भी बहुत है, ठीक है। तो बस यही है। तो अगर लोगों की इच्छा है मनी होल्ड करने की, तो इसका मतलब कि इसी को डिमांड फॉर मनी कह देंगे। सेकंड एरो, द डिमांड फॉर मनी इज इन नेचर ऑफ, अब ये जो आगे लिखूंगा ये है आपका कटु सत्य, जो आपने कहा ना कि बहुत है। अब ये जो 2 शब्द आएंगे ये आपका असली चेहरा सामने लेकर आएंगे। तो द डिमांड फॉर मनी इज इन नेचर ऑफ के बाद बड़ा बड़ा लिखना है आपको, डिराइव्ड डिमांड इज इन द नेचर ऑफ डिराइव्ड डिमांड। सर ये क्या होता है डिराइव्ड डिमांड? डिराइव्ड डिमांड का मतलब है कि आप सबको, इंक्लूडिंग मैं भी, इसमें मैं भी कोई संत नहीं हूँ, मतलब हम सबको
मनी की होल्ड करने की कोई डिमांड नहीं, कोई इच्छा नहीं। हमें क्या करना है इस कागज के टुकड़े का? हमें चाहिए गाड़ी, हमें चाहिए बंगला, हमें चाहिए अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छी चीजें। उनको खरीदने के लिए क्या चाहिए? मनी। तो एक्चुअल में मनी की डिमांड डायरेक्ट नहीं है। आपको मनी थोड़ी ना चाहिए, आपको कागज के टुकड़े तो ये लो मैं रजिस्टर से फाड़ के भी दे देता हूँ। तो आपको कागज के टुकड़े नहीं चाहिए, आपको तो क्या चाहिए? आपको तो लैम्बोर्गिनी चाहिए, आपको क्या चाहिए? आपको तो करोड़ों का विला चाहिए, है ना? अब वो चीजें खरीदने के लिए आपको बाय डिफॉल्ट क्या लगेगा? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो मनी की डिमांड होती है वो कभी भी डायरेक्ट डिमांड नहीं होती, वो कभी भी डायरेक्ट डिमांड नहीं होती। जैसे आपको प्यास लग रही है, उस समय पानी की डिमांड एक डायरेक्ट डिमांड है कि आपको पानी ही पीना है। लेकिन जो मनी की डिमांड है वो कैसी होती है? डिराइव्ड डिमांड। ये माना गया, समझ गए? डिराइव्ड डिमांड का मतलब है कि डायरेक्ट डिमांड नहीं है, ये डिराइव्ड डिमांड है। आपकी इच्छा तो कुछ और है लेकिन वो मनी के माध्यम से पूरी होगी, तो इसलिए कह रहे हैं कि इट इज इन द नेचर ऑफ डिराइव्ड डिमांड। कॉमा डाल के आगे लिख लो कि इट इज डिमांडेड फॉर इट्स परचेजिंग पावर, है ना? आप तो इसकी डिमांड इसलिए कर रहे हो ताकि आपकी खरीदने की क्षमता बढ़ जाए। तो जितने नोट आपकी जेब में उतना आपकी मतलब परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, इसलिए डिमांड कर रहे हो। तो ये है एक्चुअल में आपका सही सच। उसके बाद नेक्स्ट है डिमांड फॉर मनी इज एक्चुअली डिमांड फॉर, देखो वही दो वर्ड्स आएंगे, लिक्विडिटी एंड डिमांड टू स्टोर वैल्यू। तो पुराने इकोनॉमिस्ट्स ने ये माना या यही बताया गया या यही समझा गया कि मनी की डिमांड जो है ना एक्चुअल में दो चीज़ों की डिमांड है। आपको पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि सर एक तो हमें चाहिए लिक्विडिटी आज खर्च करने के लिए। अगर मान लो आपको ये बोला जाए ना कि आज से 20 साल बाद आप सबको 500 करोड़ रुपए मिलेंगे, तब भी शायद आप अभी खुश ना हो। समझ आ रहा है? अगर मैं आप सबको बोलूं कि आज से 20 साल बाद बच्चों आप सबको 500 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो तब भी शायद आप पूरी तरह संतुष्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपको आज भी तो पैसा चाहिए ना। तो मनी की जो डिमांड है वो एक्चुअल में डिमांड किस चीज़ की? एक तो लिक्विडिटी आपको आज भी चाहिए, और दूसरा वही स्टोर वैल्यू। तो मनी की डिमांड बेसिकली वही दोनों बातें मानी गई कि भाई आपको लिक्विडिटी की भी डिमांड है और स्टोर वैल्यू की भी। तो आपको आज के लिए भी पैसा चाहिए और भविष्य के लिए भी पैसा चाहिए। तो समझ आ रहा है मनी की डिमांड क्या है? डिमांड फॉर मनी आता है वो क्या हो गया? उसके बाद नेक्स्ट some important variables on which demand for money depends on are, फिर डैश डाल लेना। तो डिमांड फॉर मनी जो है वो कुछ फैक्टरों पर निर्भर करता है ना? डिमांड फॉर मनी जो है वो कुछ फैक्टरों पर निर्भर करता है। तो मैं आपको 4 फैक्टर लिखवाऊंगा, तो आप इसी के नीचे ऐसे 4 बाइफर्केशन कर लो कि भाई मनी की जो डिमांड है उसे वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन हम हमारी स्टडी में 4 रखे गए छोटे छोटे कि भाई आपकी मनी की डिमांड निर्भर करती है, डिमांड ऑफ मनी डिपेंड्स ऑन, किस पर निर्भर करती है? तो लिखते हैं पहला तो बहुत ही सिंपल है, पॉइंट लिखो, हायर द इनकम ऑफ इंडिविजुअल, हायर द इनकम ऑफ इंडिविजुअल कॉमा हायर द एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसमें आप इनकम को हाईलाइट कर सकते हो। तो ये तो मुझे लगता है कि सिंपल है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। तो हायर द इनकम ऑफ इंडिविजुअल, हायर द एक्सपेंडिचर, बाकी ब्रैकेट में लिख सकते हो हायर डिमांड। तो देखो पहला फैक्टर तो हो गया कि किसी भी इंडिविजुअल की इनकम अगर ज़्यादा होगी तो फिर उसका खर्चा भी ज़्यादा होगा। अब मुकेश अंबानी साहब का खर्चा आपसे ज़्यादा होगा, तो उनकी जो मनी की डिमांड है वो भी आपसे ज़्यादा ही होगी। तो समझिए पहला फैक्टर कि भाई जिसकी इनकम ज़्यादा उसका खर्चा ज़्यादा, और फिर जिसको खर्चा ज़्यादा करना है तो उसको फिर मनी की डिमांड भी ज़्यादा होगी। दूसरा, हायर प्राइसेस लीड्स टू हायर डिमांड फॉर मनी। इसमें आप प्राइसेस को हाईलाइट कर लेना, हायर प्राइसेस लीड्स टू हायर डिमांड फॉर मनी। अब चीज़ें जितनी महंगी होंगी, दाम जितने ज़्यादा होंगे, तो उतनी ही ज़्यादा आपकी मनी की भी डिमांड होगी। अगर मान लो एप्पल का आईफोन 10 रुपये का आ रहा होता तो फिर आप खुश थे, आपका जीवन कितना अच्छा चलता। लैम्बोर्गिनी 100 रुपये की आ रही होती तो आप कितने खुश थे। लेकिन जितना ज़्यादा दाम ज़्यादा होंगे, जितने प्राइसेस ज़्यादा होंगे, उतनी ही आपकी मनी की डिमांड भी ज़्यादा होगी। तो समझ आ गया सेकंड पॉइंट भी लॉजिकल। उसके बाद थर्ड फैक्टर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इस पर स्टार लगा लेते हैं। थर्ड वाला है हायर द इंटरेस्ट रेट्स, हायर द इंटरेस्ट रेट्स कॉमा हायर वुड बी opportunity cost of holding money, comma therefore lower the demand of money, therefore lower the demand for money। तो इसमें आप इंटरेस्ट रेट्स को हाईलाइट कर लेना, ये आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, ये अच्छा पॉइंट है कि हायर द इंटरेस्ट रेट, हायर वुड बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी, कॉमा देयरफॉर लोअर द डिमांड फॉर मनी। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है जी। चलो तो देखो इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब होता है, ठीक है? मान लो आपके पास 500 रुपये हैं,
अब आप ये सोच रहे हो कि ये 500 रुपये अगर मैं बैंक में जमा करूंगा तो बैंक वाला मुझे इंटरेस्ट देगा। कितना इंटरेस्ट देगा? मान लो 2%। तो अगर मान लो आपको पता चलता है कि बैंक में आप 500 रुपये डिपॉजिट करते हो तो बैंक वाला आपको 2% इंटरेस्ट देगा, तो क्या आप 500 रुपये बैंक में जमा करोगे? शायद ना करो, आपको लगेगा 2% के लिए कौन पैसे जमा करे। लेकिन अब अगर मैं ये कहूँ आपको कि आप बैंक में अपना 500 रुपये डिपॉजिट करोगे तो बैंक आपको हर दिन 25% इंटरेस्ट देगा, तो क्या आप अपने पैसे बैंक में जमा करोगे? आप करोगे भाई, करोगे कि नहीं? अब काफ़ी अच्छा ऑफर कर दिया देखो मैंने, इससे अच्छा ऑफर मिलेगा नहीं आपको भी। हर दिन आपको 25% इंटरेस्ट देगा बैंक। तो अब जैसे ही इंटरेस्ट रेट मैंने बढ़ाया, जैसे ही इंटरेस्ट रेट मैंने बढ़ा दिया, आपका जो पैसा है वो आप होल्ड करना चाह रहे हो या बैंक में रखना चाह रहे हो? बैंक में रखना चाह रहे हो। तो जब आप पैसा बैंक में रखोगे तो लास्ट लाइन पढ़ो, तो मनी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जैसे ही बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो आपका पैसा जो होल्ड करने का मन था वो नहीं करेगा, अब आपका मन क्या करेगा? बैंक में जमा करते हैं। तो अब आपकी मनी की डिमांड क्या हो गई? एक प्रकार से कम हो गई। तो इसमें क्योंकि इनवर्स रिलेशन हो गया, इसीलिए मैंने पॉइंट को कहा था कि इंपॉर्टेंट है। तो समझ गए भाई बहनों सब बच्चे? इसमें डाउट तो नहीं है? क्लियर है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब होता है? हाँ वही तो कह रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो मनी होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ गई ना। मान लो मैं अभी भी नहीं बैंक में जमा कर रहा, मैं कह रहा हूं नहीं, मैं तो अपने हाथ में ही रखूंगा, तो अब देखो ना, इसका मतलब मैंने जो खो दिया वो काफी ज्यादा खो गया मेरा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि जो आप छोड़ देते हो, है ना, सेक्रीफाइस कर देते हो। तो अगर मैं मनी होल्ड करता मान लो, तो मैं बताऊं क्या खो देता? मैं डेली का 25% खो देता, तो कितना बड़ा नुकसान खो गया मेरा। तो ये मतलब उस लाइन का, समझ गए? तो वो ये है। तो लेकिन आप लिंक याद रखो, मतलब ये इनवर्स रिलेशन है। मैं ऐसे बना देता हूं चाहे नीचे भी, कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आप ऐसे चाहे सिंबल बना दो, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगी, क्योंकि फिर आप मनी अपने पास रखोगे नहीं, फिर तो आप बैंक में जमा करोगे। तो इसीलिए इनवर्स रिलेशन है। तो ये आप लिख सकते हो अगर आपको लिखना है अपने समझने के लिए। तो इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ जाएंगे तो मनी की डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला क्लियर हो गया पॉइंट थर्ड। चलो तो ये हो गया जी। उसके बाद चौथा पॉइंट, तो आज के जमाने के लिए, मतलब आज के जमाने का आप बच्चों के मतलब कहिए, इसका मतलब है, मतलब इसका हेडिंग लिख लो क्या है? इनोवेशंस। इनोवेशंस रिड्यूस द नीड फॉर होल्डिंग मनी। अब आजकल ना नए नए इनोवेशंस आ गए, नई नई चीजें आ गई हैं जिन्होंने मनी होल्ड करने की जरूरत को कम कर दिया। पहले आप अपने पुराने जमाने में मम्मी पापा से पूछना, दादा दादी से पूछना, नाना नानी से पूछना, वो दूर ट्रैवल करने भी जाते थे तो अपना पैसे छुपा के जाते थे कहीं। लेकिन आजकल लोग मनी कैरी नहीं करते, आजकल मनी होल्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आज सब कुछ डिजिटल है। अब आपने मोबाइल फोन कैरी कर लिया तो मतलब मनी भी कैरी हो गया, आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर ली, है ना। तो मतलब इनोवेशन का मतलब यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हो कि भाई इनोवेशन मतलब किस प्रकार की इनोवेशंस। आप ऐसी 2-4 एग्जांपल लिख लो ब्रैकेट में। जैसे आजकल ऑनलाइन ट्रांसफर्स आ गए, है ना, तो अब आपको मनी कैरी करने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे ऑनलाइन कर दिया ट्रांसफर। एटीएम मशीन्स आ गई, अब आपको कैरी करना ही नहीं मनी, जब दिल चाहा एटीएम में जाके पैसे निकाल लोगे आप। तो इन नई नई चीजों ने, इन नए आधुनिकरणों ने आपके मनी होल्ड करने की जरूरत को क्या कर दिया? कम कर दिया। अब आपकी जेब में इस समय मनी कम होगा, डिजिटल मनी हो सकता है, आप मोबाइल लेके घूम रहे हो, पेटीएम चला रहे हो, तो आपका मनी जो एक तरह से मतलब होल्ड करने का साधन कम हो गया। समझ आ गया? इनोवेशंस की वजह से। तो मतलब 4 फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। एक बार शुरू से थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर इनकम ज्यादा होगी तो कैसी होगी डिमांड? ज्यादा होगी। चीजें महंगी होंगी तो कैसी होगी डिमांड? ज्यादा होगी। तो पहले 2 पॉइंट्स मतलब आप समझ सकते हो डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन तीसरा पॉइंट, अगर बैंक का ब्याज रेट, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो फिर आपकी डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। तो वो मैं दोबारा समझा देता हूँ, तो दोबारा समझ लो हितेश बाबू। अगर बैंक आपको ज्यादा ब्याज देगा तो बस आप ये बताओ कि आप ये 500 रुपए हाथ में रखना चाहते हो, हाथ में, या बैंक में जमा करोगे? तो सब बच्चे सोचो कि अगर बैंक आपको ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है तो आप पैसे तकिए के नीचे छुपा के सोओगे रात को, या बैंक में रख के सोना ज्यादा अकलमंदी है? बैंक में, है ना। तो इसका मतलब आपकी होल्ड करने की डिमांड क्या होगी? कम होगी। नहीं, और ज्यादा पैसा आए तो वो तो होगी इनकम सोर्स बढ़ाना। मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ 500 की, और ज्यादा तो मान लो कहीं से नहीं आएगा, मान लेते हैं वो तो कांस्टेंट, और ज्यादा आएगी तो भूख तो अनलिमिटेड होगी ना। इस 500 का क्या करोगे? ये है मुद्दा कि अगर आपके पास ये है 500 हाथ में, तो इसका क्या करोगे? क्या आप इसको हाथ में ही रखना चाहोगे कि बैंक में रखना चाहोगे? ये है मतलब बिल्कुल होल्डिंग को ही डिमांड करती है, इसलिए मैंने पहले कीवर्ड हाईलाइट करवाया था। डिमांड का मतलब क्या है? हाथ में पैसा, होल्ड मनी, समझे? तो जब आपका बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आप अपने हाथों में पैसा नहीं रखना चाहोगे, आप पैसा कहाँ रखना चाहोगे? बैंक में। ये मतलब है। और चौथा पॉइंट हो गया इनोवेशंस। तो जो आजकल नई नई चीजें आ रही हैं, एटीएम मशीन, ऑनलाइन ट्रांसफर्स, तो उनकी वजह से भी आपकी होल्डिंग की जो डिमांड है या मनी की डिमांड क्या हो गई है? कम हो गई। तो क्लियर हो गए पॉइंट्स चारों? चलो, तो बेसिकली ये आपका पॉइंट नंबर 2 था। बस, तो हमको आज 2 पॉइंट्स करने थे अच्छे से, एक पॉइंट 1 इंट्रोडक्शन और एक पॉइंट 2। बट सबको समझ आया पॉइंट 1 और पॉइंट 2? चलो ठीक है, तो बस आप इसको अच्छे से रिवाइज करना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करना।